हाँ जी, जल्दी आ गई क्या मैं आज? यार अब कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, तो अंदाजन चलिए थोड़ा सा अब जल्दी से सेटल हो जाइए प्लीज। चलिए प्लीज थोड़ा सा जल्दी सेटल हो जाइए अब। हाँ जी, चलिए बस अब शुरू करेंगे। चलिए बेटा बस अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए। अब हम एक आसान सा चैप्टर देख रहे हैं सीबीएस, जिसमें हमें पता चला कि दैट दे आर डीलिंग विद द बैंकिंग फंक्शंस बाय मेंटेनिंग अ सेंट्रल डेटाबेस। हो गया? The systems and softwares, they are maintaining a central database by keeping in mind that this is a customer of a bank, not a branch. इसका मतलब वो मेरे किसी भी ब्रांच में जाके अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो हम इमीडिएटली उसको वहां से पहचान सकते हैं। उसके बाद हमने कल कुछ बातें देखी थी। सबसे पहले तो हाउ डज सीबीएस वर्क, तो हमने देखा है तो बहुत आसान बात है। सबसे पहले ये देखो कैसा सिस्टम चाहिए। कंसर्न्ड अथॉरिटी से अप्रूवल ले लो, अप्रूवल मिल जाए तो सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन करने के बाद उसको प्रोक्योर कर लो, प्रोक्योर करने के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बाद सपोर्ट, सपोर्ट के बाद अपडेट और अपडेट के बाद ऑडिट। उसके बाद कल कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हमने देखे लाइक सर्वर्स। इनकी चर्चा अभी तो हो ही रही है, चैप्टर नंबर 3 में ना जाने कितनी बार होगी। तो हमें पता चल चुका है दैट सर्वर इज अ सेंट्रलाइज्ड पॉइंट that access the request of the clients for the needs of the users. Somehow it acts as a bridge between user and the servers. ठीक है, हमने देखा कि कई टाइप के सर्वर्स हैं और बेसिकली जो सर्वर पे जिसका नाम दिया है उसको वही फंक्शन भी अलॉट किया है। एप्लीकेशन सर्वर को नाम दिया है कि भाई तुम क्या करो, तुम चेक करो कि सारे ट्रांजैक्शन सही प्रोसेस हो रहे हैं और सही प्रोसेस होने के साथ साथ डेटाबेस करेक्टली अपडेट हो रहा है। ठीक है, डेटाबेस सर्वर को कहा कि तुम इकट्ठे करके सारा डेटा एक जगह पे रखो और जब भी बैंक को जरूरत होगी तो सेंट्रलाइज जगह से बैंक वहां से डेटा एक्सेस कर लेगा। उसके बाद हमने 3 सर्वर्स को एक साथ लाइन से पढ़ा, एटीएम, आईबीसीएस, आईबीएएस। एटीएम सर्वर ने कहा देखो मैं कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल सर्वर नहीं हूं, मेरे पास केवल अकाउंट होल्डर की डिटेल्स है जो इस सर्वर में स्टोर्ड है। आईबीसीएस ने कहा ये बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए जो इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं और उनका सारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स मैंने जमा करके रखा हुआ है। और आईबीएएस कहता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगा जिसको यूज करके यूजर किसी भी प्रकार का इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाएगा, लेकिन आईबीसीएस से डेटा वेरीफाई करने के बाद। फिर आई बारी वेब सर्वर की। वेब सर्वर ने हमें बताया कि देखो भाई ऐसा है कि किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर, फाइल, एप्लीकेशन जो भी अगर इंटरनेट की मदद से ऑपरेट होता है तो उन सारी चीजों को होस्ट करने का काम है वेब सर्वर का।
फिर आई बारी प्रॉक्सी सर्वर की, तो वो तो मैंने आपको डिजाइन बना के दिखाया था कि मैं असली सर्वर नहीं हूं, लेकिन तुम्हें असली सर्वर से मिलवा सकता हूं। और वो तुम्हारा असली सर्वर है कहां पे? दूसरे नेटवर्क में। याद है आपको? तो आपको वहां डायरेक्ट ना जाना पड़े, उसके लिए एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है थ्रू प्रॉक्सी सर्वर। और आप क्या कर रहे हैं? बिना उस नेटवर्क में डायरेक्टली गए हुए इनडायरेक्टली वहां से आपका कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे। उसके बाद एंटीवायरस। एंटीवायरस ने हमें कहा देखो भाई, जो नाम है वही काम है, मेरा काम है अपने सिस्टम को वायरस के अटैक से बचाना, और किसी भी प्रकार से मेरा सिस्टम वायरस से अटैक ना हो जाए, वो सारे सॉफ्टवेयर्स मैं इस सर्वर में रखूंगा। फिर हमने कल प्रोसेस फ्लो शुरू किया था बेटा कासा का, और हमने ये भी देखा कि कासा और क्रेडिट कार्ड कासा और क्रेडिट कार्ड्स, लेकिन हमने ये भी देखा कि ये दोनों का 4 नंबर तक तो बिल्कुल सेम है। 5वें में यहाँ पे अकाउंट नंबर इशू होता है और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू होता है। आपको याद है? यहाँ पे भी कस्टमर या तो अप्रोच करेगा बैंक को, या बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर अप्रोच करेगा कस्टमर को, फिर होगी, फिर हैंड ओवर टू द क्रेडिट टीम, फिर वेरिफिकेशन बाय द क्रेडिट टीम, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल देन अकाउंट नंबर। यहाँ पे भी या तो बैंक के पास या बैंक कस्टमर के पास केवाईसी, क्रेडिट टीम का वेरिफिकेशन एंड फिजिकल कार्ड को हैंड ओवर कर देते हैं। यहाँ पे दोनों में एक बात आप लिख सकते हैं, नाउ दे कैन अवेल द सर्विसेज। ये याद है? चलिए अब एक फ्लो और देखेंगे, 2 फ्लो और देखेंगे, फिर सिंपल सी बातें। चलिए यहां देखेंगे बेटा, आप माइंड में इमेजिनेशन लेके चलेंगे उन बातों की जो बातें आपने रियल लाइफ में देखी हैं, सिर्फ उसको आंख के सामने लाके थोड़ा सा इमेजिन करना है। मैम क्या इमेजिन करना है? ये है मेरी पीओएस मशीन, समझते हैं? पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन मशीन। मैंने आपसे कहा इसमें अपना कार्ड लगा दो, आपने अपना कार्ड लगाया, मैंने अमाउंट डाला और आपने डाला पिन, ठीक है? फिर हमने देखा है कि वो करते हैं ऑथेंटिकेटिंग, कि देखते हैं कि भाई रुको, याद आ रहा है? उसके बाद जब ऑथेंटिकेटिंग चीजें घूमती रहती है, फिर वो थोड़ी देर बाद आता है अप्रूव्ड। देखा है आपने? और जैसे ही वो फ्लैश अप्रूव्ड पॉपअप मुझे दिखता है, तो उसके बाद मेरी रसीद उसमें से प्रिंट होके निकल आती है। कहीं देखा आपने ये चीज? ये तो रियल लाइफ में भी हमने देखी है हमेशा, कि पहले कार्ड लगाया, फिर हमने पिन डाला, पिन डालने के बाद जब हम वेट कर रहे थे तो वहां पर एक लाइन फ्लैश हो रही थी ऑथेंटिकेटिंग। फिर थोड़ी देर जब हमने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड इंतजार किया, तब वहां से एक मैसेज आता है आइदर अप्रूव्ड और डिक्लाइंड। अगर अप्रूव्ड होता है तो सेल कंप्लीट, और अगर डिक्लाइंड होता है तो पैसे देने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अभी तक पैसे आए नहीं है। तो यहां देखेंगे, इससे आसान पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा बेटा? कार्ड स्वाइप करेगा, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। किसमें ट्रांजैक्शन, किसमें स्वाइप करेगा? पीओएस मशीन में। उसके बाद वो डालेगा क्या? पिन। अब यहां से एक बात, एक लाइन जो मैं कह रही हूं बड़े ध्यान से सुनना है, उसका 3rd स्टेप क्या? अरे वो तो एक प्रोसेस क्या है, यहां पे वो स्वाइप करेगा और जब वो अप्रूव करने के लिए पिन डालेगा, इसका मतलब उसने सारी बातें चेक कर ली हैं। चलो बेटा अब यहां देखो, अब यहां 3 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। एक कौन?
में जिसने कार्ड स्वाइप किया है। एक सेलर, और कहां जा रहा है पैसा? सेलर के बैंक में, क्योंकि अगर आप पीओएस मशीन यूज कर रहे हैं तो उसके पास तो जा नहीं रहा है। मतलब एक कौन है? पीओएस में सेलर का बैंक, और बेटा ये है एक नेटवर्क, चाहे वीजा, चाहे मास्टर, चाहे आजकल रुपए। ध्यान से सुनेंगे बात। अब यहां तक तो बात हो गई। इस बैंक को कहते हैं कौन सा बैंक? एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये पैसा लेगा, इसलिए कौन सा बैंक? एक्वायरिंग बैंक। स्टेप नंबर 1, स्वाइप द कार्ड। स्टेप नंबर 2, इट विल ओनली बी डन व्हेन ऑथेंटिकेटेड। अब तीसरी बात, as soon as this process is done, a message by POS machine, ध्यान से सुनना, कोई बहुत भारी बात नहीं है। A message by POS machine is sent to the, किसको? एक्वायरिंग बैंक, कि भाई तुम्हारे बैंक में इतना पैसा आने वाला है। लेकिन ये पूछता है किससे आने वाला है, तो ये कहते हैं जी वीजा के कार्ड से आने वाला है। एक्वायरिंग बैंक एक मैसेज भेजता है इस नेटवर्क को, किसको? वीजा को, और कहता है जरा देख के बताओ कि ये पेमेंट एक्चुअल में अप्रूव हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। वीजा उस बात को क्या करता है? चेक करता है। चेक करने के बाद एक अप्रूवल मैसेज होता है, और वो अप्रूवल मैसेज दिखाई देता है कहां? पीओएस मशीन में। ठीक बात है। और जैसे ही पीओएस मशीन में वो अप्रूवल मैसेज दिखाई पड़ता है, मेरी सेल क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो पैसा कस्टमर बैंक को, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को बाद में चुकाएगा, लेकिन अगर डेबिट कार्ड है तो झमेला खत्म, अब किसी का लेन देन बाकी नहीं है। सिंपल 5 स्टेप। पहला स्वाइप, दूसरा ऑथेंटिकेशन जरूरी है, कस्टमर से भी बैंक से भी। बैंक के लिए सीधी बात, पहले क्या करेगा? एक्वायरिंग बैंक के पास जाएगा, एक्वायरिंग बैंक कार्ड नेटवर्क के पास जाएगा, और कार्ड नेटवर्क मुझे ये बात बताएगा कि इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकते हैं या नहीं। दिस इज द 4th स्टेप, दैट इज द ऑथेंटिकेशन मैसेज इज बीइंग सेंट टू द पीओएस मशीन, एंड वंस द अप्रूवल इज डन द सेल इज बीइंग कंप्लीटेड। इससे आसान बात और क्या चाहिए हमें भाई? कार्ड डालो, स्वाइप करो, चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन तुम्हारा भी। तुम्हारा ऑथेंटिकेशन कैसे चेक हो सकता है? पिन से, कार्ड तुम्हारा ही है। और एक किससे करना है? इन्होंने बार बार शब्द लिखा हुआ है, कौन सा नेटवर्क? क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, लेकिन हम क्या लिखेंगे? कार्ड नेटवर्क। क्यों कार्ड नेटवर्क लिखेंगे बेटा? क्योंकि डेबिट कार्ड हुआ तो भी सेम प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। हाँ, हम ये एंड में लिख सकते हैं कि इफ द पेमेंट इज बीइंग डन बाय क्रेडिट कार्ड, द बिलिंग साइकिल विल बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। वो आपके और आपके बैंक के रिलेशन पे डिपेंड है। कोई लोग 50 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं, कोई 40 दिन का देते हैं, कोई 30 दिन का देते हैं। बोलो ठीक है, याद रहेगा? ये क्या होगा बता दो फिर। ये शायद पिछले बार देखा हुआ है। ये कार्ड लगाओ, ऑथेंटिकेशन लो, दोनों से, यूजर से भी और नेटवर्क से भी। नेटवर्क से के लिए पहले जाना पड़ेगा किसके पास? एक्वायरिंग बैंक के पास। एक्वायरिंग बैंक जाएगा किसके पास? कार्ड नेटवर्क के पास। कार्ड नेटवर्क क्या करेगा? हाँ, चेक करेगा, और चेक करने के बाद ऑथेंटिकेशन मैसेज भेजेगा किसको? पीओएस मशीन को। और अगर पीओएस मशीन में मैसेज मिला अप्रूव्ड, तो सेल कंप्लीट, रसीद निकल के आ जाएगी। चलो, अब जो हम बातें करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान है, कहीं किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी आपको। बेटा क्या आपने कहीं एक शब्द देखा है मॉर्टगेज? मॉर्गेज जिनको कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज लोन्स क्या होते हैं?
मैम अगर किसी पैसे को लेने के लिए हमने अपना कोई सामान गिरवी रखा है तो उस लोन को कहते हैं मॉर्गेज लोन्स। बोलो ठीक बात है। अगर मैंने किसी भी लोन को लेने के लिए अपना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी को चार्ज दिया है तब वो लोन कहलाता है मॉर्गेज लोन्स। अब ये मॉर्गेज लोन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला लोन होता है, अभी इसको मैं बता रही हूं किसी भी प्रकार से कौन सा, लोन ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। यहां देखेंगे ध्यान से, इन दोनों में क्या अंतर है। होम लोन क्या होता है? होम लोन कहता है कि भाई हम तुमको या तो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए तुमको क्या करेंगे, लोन देंगे। वो लोन क्या कहलाता है? होम लोन। वो लोन जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन मैं उसकी लिमिट बढ़ाना चाहता हूं, दैट इज नोन एज अ टॉप अप लोन। पहली बात क्या? होम लोन। मुझे घर या तो बनाना है या खरीदना है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली कोशिश करेंगे कि ये कौन सा हो, परचेज, क्योंकि यहाँ पे परचेज में बैंक को भी आसानी होती है बेटा कैलकुलेशन में, सीधा सीधा वो वैल्यूएशन के हिसाब से लोन दे सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में एक वैल्यू निकालना काफी आसान नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, लोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहां ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ घर, जितना बनाओगे केवल उतने हिस्से का फंड रिलीज करेंगे। इसका मतलब ध्यान से सुनना बात को, मान लो आप एक 3 मंजिला इमारत बना रहे हैं, लेकिन अब तीनों मंजिला एक बार में तो नहीं बन जाएगी। पहले भाई ढलाई होगी उसकी या खुदाई होगी, फिर उसका बेस बनेगा, पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर बनेगा, सेकंड बनेगा और फिर थर्ड बनेगा। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या बना रहे हो? हमने कहा जी बेस बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बेस के लिए ये पकड़ो पैसा। आपने कहा जी बेस बन गया, अब ग्राउंड फ्लोर बनाना है। कहा कितना लगेगा ग्राउंड फ्लोर में? उसने अंदाजा लिया कि मान लो भाई 20 लाख रुपए लगेंगे, ये पकड़ो 20 लाख रुपए। इसका मतलब आपको हर स्टेज पे लोन को डिसबर्स किया जाएगा। डिसबर्स करने का मतलब क्या होता है? उसको रिलीज किया जाएगा। जैसे जैसे आपका स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लोन मिलेगा। एक बार में 1 करोड़ रुपए नहीं देंगे, जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे आपको लोन डिसबर्स करते जाएंगे। बोलो ठीक है। टॉपअप का मतलब है बेटा, मान लो ओडी, मॉर्गेज नहीं है वो, एक एग्जांपल दे रही हूं। मान लो कि मेरे पास ऑलरेडी कोई कैश क्रेडिट की लिमिट है, लेकिन मेरे बिजनेस में अचानक से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, तो अगर मुझे इस बिजनेस में सरवाइव करना है तो मुझे भी लोगों को क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन बैंक के इतने लिमिट से मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बैंक से क्या बोला, देख भाई 50 लाख तो तू मुझे दे ही रखा है ना, एक काम कर 20 और दे दे। मतलब ऑलरेडी आपके ऊपर एक लोन है जिसकी लिमिट आप बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है बेटा। चार्ज का मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने आपको अपने गाड़ी के अगेंस्ट में लोन दिया है, ठीक है, तो चार्ज का मतलब होता है कि अगर कल को मैं डिफॉल्ट कर जाऊं तो आप उसको बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं, या इस घड़ी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे अपना पैसा निकालने के लिए। टॉपअप में चार्ज कहां, मैंने बोला टॉपअप में कहां चार्ज? जैसे 1 मिनट, अगर मान लो एडिशनल होगा, बैंक अगर आपसे कहे तो हो सकता है कि आपको और कोई सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ जाए। आपने मान लो अपने घर का 1 फ्लोर मॉर्गेज किया हुआ था, लेकिन अब आप और चाह रहे हो, तो हो सकता है बैंक से आपसे कहे कि भाई अगर तुमको 20 लाख और चाहिए तो कम से कम इतने की सिक्योरिटी आपको और जमा करानी पड़ेगी। ये तो आपके और बैंक के रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा।
जी, कितनी बातें हो गई? 2। कौन कौन सी? पीओएस ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस फ्लो और मॉर्गेज लोन्स। मॉर्गेज लोन्स कितने? 3। कौन कौन से? होम लोन या तो खरीद लो या बना लो, लेकिन बेसिकली क्या कहता है? खरीदो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अलग से एक बात है, और उसके बाद टॉप अप ऑलरेडी है और एक्सटेंड करना चाहते हैं। लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपको स्टेज में पैसा डिसबर्स करेंगे, आपको अलाउ कर दिया 1 करोड़ का लोन, लेकिन एक बार में 1 करोड़ रुपया देंगे नहीं, जैसे जैसे बनाओगे, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो आपने देखा कि एक बार में थोड़ी गवर्नमेंट पैसा दे देती है ब्रिज बनाने का। वो कहती है भाई 20% रखो, जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टर तुमको अपना पैसा देता जाएगा। ये वही है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो पता है क्या, कुछ बच्चों के ना लिए मेरे मन में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, और ये बात सच है, ठीक है, आप में से ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको किसी के बीच में कुछ कहूंगी नहीं। मैं कई देर से ट्राई कर रही हूं कि मुझे आपको डायरेक्ट नहीं बोलना पड़े कुछ भी, खुद को भी खराब लगता है, और कुछ तो है ही उन्होंने पे फिक्स है कि इसको बोलना ही है यार, उसमें टेंशन ही नहीं होती, देखा और बोल दिया खत्म काम। लेकिन कुछ लोगों को बोलने में भी तकलीफ होती है, तो लिख लें इतनी बात पहले, फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे चलेंगे। जहां जो वाला लोकेशन तुमको पसंद हो वहीं चला जाएगा। जहां भी प्रोसेस फ्लो ऑफ यहां पे अगर स्पेशली लिखा हो क्या, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, तो आप क्या करेंगे, कौन सा नेटवर्क लिख देना, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। लेकिन अगर डायरेक्टली पूछे पीओएस ट्रांजैक्शन, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, कार्ड नेटवर्क, क्योंकि वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। नंबर 1, customer will swipe the card for the transaction made in the nature of purchase in the POS machine. Number 2 is the POS transaction will only be done when that is authenticated. अब हमें पता है कि अगर यूजर को ऑथेंटिकेट करना है तो उसके लिए पिन लगेगा, और अगर बैंक को ऑथेंटिकेट करना है तो पहले जाओ किसके पास, एक्वायरिंग बैंक के पास, उसके बाद जाओ क्रेडिट कार्ड या कार्ड नेटवर्क के पास। कार्ड नेटवर्क वेरीफाई करके एक मैसेज भेजेगा, और उस मैसेज के बाद ही हमारी सेल खत्म होगी। द पीओएस will send the message to the acquiring bank, that is bank of merchant। क्या ये बात ठीक है? That is the bank of merchant, and will send
and will send the authentication message to the card network to verify the data. The network will send the authentication message and once the transaction is approved, the receipt of the transaction is printed and sales is completed. If the card was credit card, the customer has to pay the amount to the bank at next billing cycle. मान लो अगर ये क्रेडिट कार्ड के ही पूछे तो इफ द कार्ड वाली बात मत लिखना, यहाँ आप सीधा क्या लिखोगे लास्ट लाइन, द कस्टमर हैज टू पे द अमाउंट इन द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल। वे पैसे ले लिए हैं लेकिन अब आगे पे करेंगे। क्या आपने कार्ड स्वाइप किया तो मैं जो आपकी बात समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप कह रहे हैं कि मेरे बैंक से पैसा कटा तो उसके बैंक में पैसा आ जाना चाहिए, यही कह रहे हैं ना? तो यही तो हो रहा है बेटा। एक्वायरिंग बैंक तो देखो मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है बैंक ऑफ द मर्चेंट। हाँ अरे तो वो तो द सेल इज रिसीट इज कंप्लीटेड, तो आपके पास मैसेज तो आएगा ही, रिसीट इज प्रिंटेड ऑटोमेटिकली। कंफर्मेशन इज दैट ओनली। मॉर्गेज लोन्स, बस मुंह मत चलाओ। मॉर्गेज लोन्स are secured loans which are approved over the buyer's property by creating a charge against it. Types of mortgage loans. Home loans, top-up loans, and
loans for construction of property. Loans with variable or क्या MORTGAGE, अच्छा यहाँ पे सॉरी with variable or fixed rate of interest provided for, यहाँ पे बेसिकली हम लोग किसकी बात करेंगे, परचेजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी. These are the loans which already exist and the customer want to increase the limit. इसका मतलब क्या भाई, मान लो घर बन गया है लेकिन अब थोड़ा रेनोवेशन का काम कराना था या फर्नीचर का काम करवाना था, तब ये और दिया था, थोड़ा और दे दो. तो आप यहाँ लिख लो फॉर रेनोवेशन ऑफ द हाउस. उसके बाद these are the loans disbursed in stages of the construction of the house done. यहीं पे लिखिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस. तीनों हाउसेस के लिए बस इसको लिखो फटाफट. फिर एक बात करेंगे, 3 लोन्स हैं, होम लोन्स, टॉपअप लोन्स एंड लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. बेटा वो डिपेंड करता है, देखो आप अगर एक याद रख, बस आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर लोन्स पार्ट्स में डिसबर्स होते हैं, किसने पूछा है वैसे, हाँ, अगर लोन्स पार्ट में डिसबर्स होते हैं तो बेटा फर्स्ट टाइम पे आपने ज्यादा समय के लिए लोन रखा था तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रिलीज होगी उस पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा. आपका जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा वो आपने इस वाले से तो कम रखा है ना बेटा पैसा. थोड़ा सा लगाओ दिमाग कि आपको 5 साल में मान लो आपका घर खत्म हुआ, ठीक है, आपको जो पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी वो पहली इंस्टॉलमेंट आपको साल पहले में मिली थी और आपने 10 साल बाद लोन चुकाना है, मतलब ये आपने 10 साल रखा. 5वें साल में जो लोन मिला वो आपने केवल 5 साल रखा, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के इंटरेस्ट में तो फर्क आएगा ही. ठीक बात है बेटा. टॉपअप का मतलब है घर बनाने के लिए एक अमाउंट लिया था,
लेकिन हो सकता है पहले आपने मार्बल के हिसाब से रेट लगवाया हो, अब आपको टाइल्स लगवानी है तो पैसा कम पड़ गया, तो भाई लोन तो दे ही रखा है, थोड़ा उसको और बढ़ा दो। चलिए अब देखना है प्रोसेस फ्लो ऑफ ये लोन मिलेगा कैसे, ये लोन मिलेगा कैसे। बेटा सबसे अच्छी बात है इनकी कि ये बातें हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल जिंदगी में देख के समझते हैं तो हमें बहुत आसान होती है। ये कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है? चलिए यहां देखेंगे बेटा ध्यान से। अगर मुझे लोन चाहिए तो मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मैं चले जाऊं बैंक के पास, या मैं चले जाऊं कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो मुझे मेरे जरूरत का लोन दे देंगे। बोलो ठीक बात है। अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे दो लोगों के पास जाना होगा, या तो बैंक्स के पास या कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। जब ये तय हो जाएगा कि इसके पास या इसके पास, तो कस्टमर क्या करेगा बेटा, अप्रोच करेगा, मान लेते हैं किसको, बैंक को, कि भाई बैंक मैं चाह रहा था कि मुझे ये इतने पैसे का लोन तुम दे देते तो मेरा काम हो जाता। बैंक ने आपको याद है कभी मना नहीं किया है, बैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्या ले आओ, डॉक्यूमेंट्स ले आओ, इसके बाद बात करेंगे। हमें पता है कि डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्रेडिट टीम क्या करती है, वेरीफाई करती है, और इस क्रेडिट टीम वेरीफाई करेगी क्रेडिट रेटिंग कि कभी आज तक क्या इसने पहले कभी लोन लिया है, अगर कभी लोन लिया है तो क्या टाइम पे चुकाया है, क्या इसकी वो वर्दीनेस है कि हम इसको ये लोन दे सकें। लेकिन फिर भी क्रेडिट टीम अपने साथ एक और लोगों को जोड़ती है और वो टीम होती है अंडर राइटिंग टीम। बेटा ये कौन होते हैं, ये नए लोग हैं। अभी तक हम ये देख रहे थे कि लोग हमें ये चेक कर रहे हैं कि मेरी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, लेकिन आप जब भी एक बैंक में जाते हो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ये चीजें मांगते हैं वो सब जमा कराते हो। अब ये जो अंडर राइटिंग टीम है वो फाइनेंशियल चेक नहीं करेगी बेटा, वो तो कौन कर रहा है, क्रेडिट टीम। ये चेक करेंगे कि जो भी पर्सनल डिटेल किसी कस्टमर ने दिए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है। पहले वाला क्या चेक करेगा कि क्रेडिट रेटिंग, कि कभी अगर इसको पैसा दिया है किसी ने तो टाइम पे वापस किया है क्या, कितने इसके पास पैसे हैं कि कल को अगर हमारा लोन डूब रहा हो तो क्या हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या देखेंगे, चलो हम चेक करते हैं ये कहाँ एम्प्लॉयड है, कहाँ ये रहता है, ये क्या काम, एक्चुअल इसकी पर्सनल डिटेल क्या हो रहा है बेटा। लोन कहाँ कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। फिर कस्टमर उसको अप्रोच करेगा, कस्टमर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होंगे क्रेडिट टीम के पास, क्रेडिट टीम सहारा लेगी अंडर राइटिंग टीम का। अब अंडर राइटिंग टीम एक और बात चेक करेगी, क्या चेक करेगी, वो हाउस या वो प्रॉपर्टी जिसको आप मॉर्गेज के लिए रखने वाले हैं। आप बैंक के पास लोन लेने गए हो बेटा और आपने बोला कि देखो वो दिख रहा है ना, वो ही वाला मैं रख दूंगा मॉर्गेज के लिए। तो सबसे पहले दो बातें चेक होंगी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है। एक तो टाइटल, टाइटल का मतलब तुम्हारा है या नहीं, तुमने कह दिया ये वाली चीज रख लो। जब उसका टाइटल चेक हो जाएगा तब वहां पर वैल्यूएशन टीम का एंट्री होगी। 1 करोड़ रुपए वो लोन मांग रहा है, जरा चेक करना
कि है कितने का, तो वैल्यूएशन टीम उस बात को चेक करके बताएगी कि देखो ये तो लग रहा है कि 70 लाख से ज्यादा में कभी भी बिकने वाला नहीं है। आपको पता है प्रॉपर्टी की भी एज होती है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश में एक रूल है। रूल ये है कि आप हर 3 साल में अपने घर को रीपेंट करेंगे। रूल है ये, आइदर इन द कलर ग्रीन और रेड, दो ही रास्ते हैं आपके पास। तीसरा कलर आप अपने घर की छत पे नहीं करेंगे, या तो हरा कलर करेंगे या लाल, वो भी हर 3 साल के अंदर। रीजन बीइंग हिमाचल इज द वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस। सोचो अगर वहां के घर सुंदर ना दिखें तो शायद लोगों को वो सुंदरता वहां नहीं दिखेगी। आपने देखा है पहाड़ों पे ये चीज होती, सब घर एक जैसे से कलर के दिखते हैं। वो हिमाचल में नियम है सेंट्रल उनके स्टेट गवर्नमेंट का कि आपको हर 3 साल में उसको पेंट करना पड़ेगा। क्यों? उससे एज क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो हाउस प्रॉपर्टी की मुझे 2 बातें देख रही है, एक उसका टाइटल, एक उसकी एज। पता चले 3 साल में मकान ढहने वाला और 20 साल का लोन लेके बैठे हो, नहीं हो सकता। पता नहीं कितने साल पुरानी बिल्डिंग को कह रहे हो इसको मॉर्गेज कर लो। आपने कहा भाई इसकी तो एज 50 साल थी और 70 साल का तो ये घर है, तो हम क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। छठी बात क्या चेक करनी है? वेरियस रिक्वायरमेंट्स। 7वां कौन? वैल्यूएशन टीम क्या चेक करेगी उसकी? फिर हो जाएगी बातें अप्रूव। उसके बाद कस्टमर के सामने रखी जाएंगी कुछ, अगर वो अप्रूव करता है तो लोन डिसबर्स कर देंगे। 10 स्टेप, ये देखने में 10 लग रहे हैं लेकिन आसान है। थोड़ा ध्यान से सोचो कि सबसे पहले कस्टमर को इस बात को तय करना है कि वो लोन लेगा कहां से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब जहां से भी लेना चाहता है वहां जाना तो पड़ेगा कि भाई मैं इतना लोन लेने आया हूं। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आएगा जो कि क्रेडिट टीम वेरीफाई करेगी। बोलो ठीक है। क्रेडिट टीम वेरीफाई करेगी विथ अंडरराइटिंग टीम। अंडरराइटिंग टीम उनकी पर्सनल डिटेल चेक करने के बाद जो मेरा लोन ऑफिसर है वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को जाके चेक करेगा और उस प्रॉपर्टी का सबसे पहले क्या चेक करेगा? टाइटल। और छठे में चेक करेगा उसकी एज। एज का मतलब कि वो कहीं, अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपको पता है अगर आप लक्ष्मी नगर के कोई घर को मॉर्गेज करके लोन लेना चाहेंगे ना तो बैंक्स नहीं देंगे, पता है? हाँ एक्चुअली, क्योंकि ये सारा ये अनऑथराइज्ड बसा हुआ है सब कुछ। बैंक को ये पता है कि कभी मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट आई, नहीं आज तक कुछ निकला कुछ नहीं, लेकिन स्टिल उनको बैंक्स को हमेशा ऑथराइज चीजों पे भरोसा ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द थिंग्स व्हिच आर बिल्ड ऑन द अनऑथराइज्ड लैंड्स। देख लो कि सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हुए हैं या नहीं, कितना पैसा दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, अप्रूवल भेजेंगे, कस्टमर को ऑफर करेंगे कुछ कंडीशंस, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो करेंगे उसका डिसबर्समेंट। ठीक है। 10 बातें कौन कौन सी? पहला ऑप्शंस, अप्रोच, क्रेडिट टीम, अंडरराइटिंग टीम, लोन ऑफिसर की एंट्री होगी, चेक करेगा कि वो प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं, उसका उसी की है या नहीं, देख लेंगे कि सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं या नहीं। वैल्यूएशन टीम वैल्यू करके एक रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक है, अप्रूवल की। अप्रूवल के बाद कस्टमर को बुलाया जाएगा, कहेगा देख भाई तेरी प्रॉपर्टी पे इतना लोन बनता है, अगर चाहिए तो ये कंडीशन लगेगी, बता। अगर वो पेपर साइन हो जाते हैं तो हम आपको लोन का अमाउंट डिसबर्स कर देंगे। ठीक है, इस बात को लिखिए, देन विल मूव टुवर्ड्स सम नेक्स्ट टॉपिक्स।
process flow of mortgage loan. सबसे पहला loans are provided by banks financial institutions और स्पेसिफिक लेंडर्स. क्या ठीक बात है? साहूकार होते हैं जो लोन चाहिए तो या तो बैंक के पास चले जाओ, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाओ, या किसी स्पेसिफिक लेंडर्स के पास चले जाओ. कस्टमर हैज टू सिलेक्ट द सोर्स ऑफ फंड्स. कस्टमर या वो कौन है? बोरोवर. अप्रोचेस द बैंक फॉर अ मॉर्गेज लोन with the concerned documents and requirements. The documents and loan application is handed over to the credit team, and credit team determines the financial eligibility of the borrower. Number 4 is underwriting team verifies the financial and personal information submitted by the borrower to matches with the loan disbursement requirement. Loan disbursement requirements. Loan officer will provide the relevant details of the property selected by the borrower by making the title search.
of the property. Number 6 is once the title is verified, the other requirements like age of the property, whether there is any prior charges, the construction regulations by law, etc. are verified. Legal and valuation team will be sent to acquire the correct or appropriate valuation of the property in order to allow the amount of loan. After approval, the documents containing the terms and conditions are sent to the borrowers. Once the borrower accepts the offer, the loan is being disbursed. आप हर जगह एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि पोस्ट डिसबर्समेंट देयर विल बी अ सेपरेट रिलेशनशिप, दैट इज, अब वहां पे इंटरेस्ट की बात होगी, छोड़ेगा नहीं बैंक कैसे भी बोरोवर को, अब वो बार बार उसको याद दिलाएगा उसकी ईएमआईज, उसके इंटरेस्ट। तो अब अगर आप चाहें तो इसको एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि पोस्ट डिसबर्समेंट देयर विल बी द रिलेशनशिप्स लाइक, लिख दूं उसको एक लाइन और, चलिए। Post disbursement of loan, post disbursement of loan, the customer carry out various activities with the branch of bank like payment of monthly installments, penalties for
नॉन पेमेंट, प्री पेमेंट ऑफ लोन, हो गया। हो गया, लिखो। लिख रहा है भाई, लिख रहा है। हाँ जी, ऊपर वाली शीट हटा दूं? चलो, अच्छा बताओ, अभी तक कौन कौन सी 4 फ्लोज आपने देख लिए हैं? एक कासा का, एक क्रेडिट कार्ड्स, एक पीओएस ट्रांजैक्शन और एक मॉर्गेज लोन्स। देखो, हमेशा याद रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 10 के 10 ही लिखने हैं। आप अगर कोई बात उसमें, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हमने एंटाइटलमेंट वाली बात और अदर रिक्वायरमेंट्स वाली बात को एक कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, चेंज मत करना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, स्टेप 8 7 भी हो जाएगा या 8 का 9 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एक स्टेप चाहते तो बढ़ा सकते थे कि लीगल एंड वैल्यूएशन टीम विल सेंड अप्रूवल टू द बैंक, तो हम क्या करते, उस लाइन को अलग से लिख देते और उसका एक स्टेप बन जाता। चलिए, अगर मैं आपको फिर एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि आपके ईआईएस में 5-5 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है? इसका मतलब 10 नंबर का एक सवाल होता है। उसमें अगर फ्लो चार्ट होता है तो वो एक क्वेश्चन का मार्किंग चेंज हो सकता है, दैट इज 6 4 7 3 8 2, वो उनके ऊपर है। लेकिन हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कितना है, 10 नंबर का है। और उस हर 10 नंबर में यूजुअली 2 सब क्वेश्चन होते हैं, ए और बी। और ईआईएस में या आईटी में भी पहले शुरू से यही चला आ रहा है कि हर चैप्टर की वेटेज अंदाजन बराबर है 10 नंबर की। आपको पेपर आता है बेटा 60 मार्क्स का, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। इसका मतलब एक 10 नंबर का क्वेश्चन ए और बी ऐसा होता है जिसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन आप कंपलसरी होता है, जो कि शॉर्ट नोट्स जैसा छोटी छोटी बात वो पूछते हैं। तो याद रखना है कि कभी भी कोई भी बात को माइंड में लाएं तो इस बात को सोचते हुए लाएं कि मुझे इसको 5 नंबर में जस्टिफाई करके देना है, ठीक है? अब बात यह आती है कि कई बार कुछ टॉपिक्स स्टडी में भी या हमने भी उस लेवल पे डिस्कस किए होते हैं कि अच्छा ये होता है और इसका ये काम है, लेकिन वही क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का आ जाता है। हम कितना भी दिमाग लगाते हैं तो भी हमारे पास कंटेंट लिमिटेड रह जाता है कि जितना कॉपी में लिखा था सब लिख दिया, भाई अब क्या करूं? तो बेटा उस केस में याद रखेंगे कि आपको उस वाले टॉपिक से रिलेटेड, एग्जैक्ट नहीं तो भी उससे रिलेटेड बातें आपको उससे मैच करके थोड़ी सी बढ़ानी होगी, ठीक है? एसएम में ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि आप अपना है, एग्जैक्टली हम बिजनेस स्ट्रेटेजी, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर, डिसीजन मेकिंग, कुछ ना कुछ लगा देंगे। लेकिन यहाँ सीबीएस में तो कर ही सकते हैं, सीबीएस में तो कर ही सकते हैं। ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं आपकी, देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो रहा है। चलिए मान लो बेटा आपको बैंक से क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, या आप चाहते हो बैंक आपका ट्रेड क्या करे, फाइनेंस करे। क्या देखा आपने कभी ऐसा कुछ कि अगर मुझे
पैसे चाहिए बैंक से, मैं चाहता हूं कि बैंक मेरे ट्रेड को फाइनेंस करे, तो उसके लिए बैंक कौन कौन से रास्ते अपना सकता है? तो बेटा बैंक आपके लिए दो रास्ते अपनाएगा बस। रास्ता नंबर 1, बैंक आपको अलाउ करेगा फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। कौन सा? फंड बेस्ड। और दूसरा नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। बैंक कहता है अगर मुझसे आपको फाइनेंस कराना है अपना ट्रेड, तो दो रास्ते हैं। कौन कौन से? फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। बैंक कहता है कि अगर तुम फंड बेस्ड क्रेडिट चाहते हो, तो इस वाली बात में बैंक की तरफ से एक्चुअल क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ द फंड होता है इन द फेवर ऑफ द बोरोवर। इसका मतलब जैसे मॉर्गेज लोन्स, क्या होता है? मॉर्गेज लोन्स वो क्या करें? एक्चुअली क्या कर रहे हैं? पैसे को अपने पास से बाहर भेज रहे हैं इन द फेवर ऑफ बोरोवर्स। क्या ओडीबी यही होता है? आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन बैंक अपने पैसे आपके फेवर में रिलीज कर रहा है। दिस इज नोन एज फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। और ये क्या है? ये क्या होता होगा? एग्जैक्टली लेटर ऑफ क्रेडिट। वेरी गुड। यहां पे मैं किसी भी प्रकार का एक्चुअल आउटफ्लो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आश्वासन दे रहा हूं कि अगर कुछ हुआ तो मैं यहां पे बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब दिस इज मॉर्गेज लोन्स एंड दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज। यहां पे हम बिल्कुल बैकअप दे रहे हैं कस्टमर को, लेकिन किसी प्रकार का फंड नहीं दे रहे हैं। यहां उसको एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ द फंड्स हो रहा है किसके फेवर में? बोरोवर के फेवर में। तो अगर मुझे अपना ट्रेड फाइनेंस कराना है, तो या तो मैं बैंक से एक्चुअल पैसा ले लूं, और अगर एक्चुअल पैसा नहीं लूं तो उसका रिस्क कवर करवा लूं उससे कि भाई अगर कल को मैं नहीं दे पाया तो ये देगा। तो ट्रेड एंड फाइनेंस प्रोसेस इतना छोटा सा ही टॉपिक है। ट्रेड एंड फाइनेंस प्रोसेस हैज 2 ways टू फाइनेंस द ट्रेड बाय द बैंक्स, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड क्या होता है? जहां पे एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ द फंड्स हो रहा है, और नॉन फंड बेस्ड जहां पे एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ द फंड्स नहीं है, केवल हम बायर के अगेंस्ट में उसका रिस्क एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। बोलो ठीक है। हम लोग ये चैप्टर, आज क्या हो गया यार? वो छोड़ो, डे क्या है यार? फ्राइडे। ठीक है, मंडे को ये चैप्टर खत्म करेंगे। आज ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों अजीब टाइप का डिस्कम्फर्ट है। नहीं, आज यहीं तक प्लीज। हंड्रेड % है। किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा कि आगे की क्लासेस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज है।